स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। बुंदेलखंड अंचल की बात मध्य प्रदेश में की जाए तो इसका यह मुख्यालय है सागर। सागर से बहुत बहुत स्वागत हमारे तमाम दर्शकों का। जरा जोरदार ताली एक बार हो जाए। शहर का ये जो एक मुख्य तिराहा है वहीं पर हम लोग मौजूद हैं। चर्चा की मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, दरअसल बीजेपी के गढ़ के तौर पर इस इलाके की पहचान रही है। मौजूदा सांसद बीजेपी से हैं। 8 जो विधानसभा की सीटें यहां पर हैं उनमें से 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी काबिज है, 2 इस वक्त कांग्रेस के खाते में है। शिवराज सरकार के 3 मंत्री इस इलाके से आते हैं। आप समझ सकते हैं राजनीतिक तौर पर कितना यह महत्वपूर्ण इलाका है। यही नहीं, जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, उनका जो लोकसभा क्षेत्र है उसकी भी 3 जो विधानसभाएं हैं यही लगती हैं दमोह की। आप समझिए कितना महत्वपूर्ण इलाका राजनीतिक लिहाज से हो जाता है। प्रधानमंत्री पिछले दिनों 2 बार यहां पर आ चुके, मल्लिकार्जुन खड़गे भी 1 बार आ चुके हैं। यानी राजनीतिक तौर पर सरगर्मी बहुत तेज है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो। अब 2-3 महत्वपूर्ण बातें और बता दूं आपको सागर के बारे में। सागर में जो यूनिवर्सिटी है, सागर यूनिवर्सिटी, 1946 में इसकी स्थापना हो गई थी और मध्य प्रदेश में एकमात्र ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आचार्य ओशो ने यहां से पढ़ाई की। इसके अलावा डॉक्टर गौर की भी ये भूमि रही है। मैं आपको बता दूं गोविंद नाम देव जी यहां से हैं। आशुतोष राणा बड़ा नाम, उनकी कर्मभूमि रही है। मुकेश तिवारी जी की कर्मभूमि है। इसके अलावा हमारे सहयोगी हैं सनसनी के एंकर जिन्हें हर रोज आप देखते हैं, श्रीवर्धन त्रिवेदी, उनकी भी एक कर्मभूमि है। तो आपको हमने इस इलाके के बारे में बताया। यहां की राजनीतिक समीकरण पर बातचीत होगी। इन लोगों का क्या कहना है, नेताजी क्या जवाब देंगे, वो हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आज दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया जाता है इजराइल की घटना के बहाने। कहा यह गया कि आज इजराइल में जो आतंकवादी हमला हुआ है, देश में कुछ ऐसे ही हालात थे 2014 से पहले। तो आपको वो ट्वीट जो है उसका एक हिस्सा मैं दिखा देता हूं, उसके बाद बातचीत की शुरुआत करेंगे। आतंकवादियों के अड्डे में घुसकर मारेंगे, ये नए भारत की नीति है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। आपने ये ट्वीट देखा। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। सुनील जैन साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। सुशील तिवारी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के धाकड़ नेता इस इलाके के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और बातचीत की शुरुआत सुनील जैन साहब आपसे करूंगा चूंकि बीजेपी ने एक ट्वीट किया। बीजेपी कह रही कि आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है और आपके जमाने में ये एक बड़ी समस्या रही, देश सुरक्षित नहीं था तब। ये बात सही है कि आतंकवाद लगातार है इस देश में, लेकिन ये बात कहना गलत है कि 2014 के पहले आतंकवाद था और आज आतंकवाद नहीं हो। आपको याद है इस देश में कहां आग लगी हुई है इस समय? मणिपुर में। मणिपुर की घटना पर कोई चर्चा नहीं हो रही। जम्मू कश्मीर में लगातार हमारे सैनिक शहीद हो रहे, उस पर ये बात नहीं करेंगे। आप बात इजराइल की कर रहे हैं। अगर इजराइल में हुआ है, निस्संदेह बहुत दुखद घटना है। और जो वहाँ के फोटोग्राफ्स आए हैं उसको देख के तो कोई भी आदमी उसकी आंख से आंसू आ जाएंगे। लेकिन यही स्थिति हमारे मणिपुर में हुई है। मणिपुर के जब फोटोग्राफ सामने आए हैं उस पर इस तरह के ट्वीट नहीं। बीजेपी दरअसल इजराइल की घटना के बहाने यह कह रही है कि अपने देश में भी ऐसे ही हालात रहे हैं, आतंकवाद बड़ी समस्या रही। ट्वीट जो किया गया उसमें तमाम घटनाओं का जिक्र किया गया और यह कहा गया कि 2014 के बाद से अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा चाहिए तो बीजेपी नहीं, आप सामने है, आपके जम्मू कश्मीर सामने है, हमारा मणिपुर सामने है। मणिपुर में जो घटनाएं हुई आज तक नहीं रुक रही हैं और उस मामले में प्रधानमंत्री जी मौन है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। क्यों मौन है भाई? ये कह रहे हैं कि आप इजराइल चले जाते हैं, मणिपुर नहीं देखते। देखिए, मेरा मानना है कि हमारे वैश्विक नेता और देश के प्रधानमंत्री परमादरणीय मोदी जी का स्पष्ट कहना है और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है कि वह आतंकवाद के खिलाफ है। जहां तक बात है इजराइल की, हमास एक आतंकवादी संगठन है, पूरी दुनिया जानती है। उसने आज महिलाओं पे, बच्चों पर, निरपराध लोगों पर और जो दया के पात्र थे उन पे अंधाधुंध गोलियां चलाई।
सैकड़ों लोग मारे गए। इजराइल में जो घटना हुई आतंकवादी संगठनों ने की, उसकी हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और पूरी हमारी पार्टी और हमारे नेता माननीय मोदी जी इस घटना की, दुखद घटना की निंदा करते हैं और स्पष्ट नीति है भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की। स्पष्ट नीति तो है, लेकिन आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस के जमाने में आतंकवाद की घटनाएं होती हैं, आपके वक्त में नहीं होता? जनता देख रही है, जनता साक्षी है इस बात की कि जब देश के प्रधानमंत्री एक मौनी बाबा थे, मनमोहन सिंह थे, तब के हालात क्या हैं और आज के हालात क्या हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, कांग्रेस आतंकवादियों की सहायता करती है, सरपरस्ती करती है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस आतंकवादियों की सहायता करती है। ये सरासर निराधार है और इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। ये कहें कि ये कांग्रेस कर रही, मैं अभी कहने लगूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब जब इस देश में चुनाव नजदीक होते हैं, हमेशा इस तरह की राजनीति करती है। हिंदू मुस्लिम की करेगी, धर्म के नाम पर करेगी, मंदिर की बात करेगी। क्या जरूरत है हमें इस बात को? ये प्रमाण दे रहे हैं ना, कह रहे हैं मैं प्रमाण दे रहा हूं, बोलिए। अरे जब हाफिज सईद जी को जी लगाकर हमारे देश में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी उनको आदरणीय, माननीय और जी शब्द से संबोधित करते हैं, उसके पीछे क्या भाव है? जो हमारे देश के नागरिकों को जान ले रहा है, उसको जी लगा के संबोधित करना किस बात का प्रतीक है? देखिए, ये पुराना वाला मुद्दा फिर से आ गया सामने, हाफिज सईद जी। नहीं, देखो ये कोई बात नहीं होती, ये टंग स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है कभी कभी। हम आपको अगर नाम लेंगे तो हम आपसे अशोक बोल दें या मनीष बोल दें या मनीष जी बोल दें, अशोक जी बोल दें, आतंकवादी के लिए, लेकिन देखिए जुबान फिसलना, ये तो समझ में बात नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं, इस तरह का स्लिप ऑफ टंग होगा, लेकिन आतंकवादी को कभी भी जी लगा के ना कोई नेता संबोधित करता है, ना कोई करेगा, कभी नहीं करेंगे। अच्छा, मैं आऊंगा बाकी उदाहरणों की तरफ, लेकिन मैं जनता के बीच जाना चाहूंगा। राष्ट्रीय सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी इस चुनाव में उठाने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के 2014 के बाद आज लोग सुरक्षित हैं। आप देख रहे होंगे अभी परसों की घटना पीओके में, आपने देखा होगा, वो इंडिया में आना चाहते हैं कारगिल के थ्रू। आज भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के शासन में सभी सुरक्षित हैं और हर सुख और सुविधाओं से सब लीन हैं सभी, और निश्चित रूप से हमारे मोदी जी के आने वाले कार्यकाल में और जो भी समृद्धि होगी वह हमारे देश के लिए बहुत बड़ी होगी। आतंकवाद कितना बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए? हमारा आपसे एक अनुरोध है, पहली चीज तो कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम हो रहा है। इजराइल की घटनाओं की हम लोग भी निंदा करते हैं। सबसे ज्यादा शहादत इंदिरा जी, राजीव गांधी जी ने आतंकवाद का दंश झेला है। विकास की बात करो, आप बेरोजगारी की बात करो। तो क्या ये मुद्दे से भटकाने के लिए बीजेपी कर रही है? ये मुद्दे से भटकाने की बात है। और अभी वर्तमान में सागर के जो हालात हैं वो छुपे नहीं है। सागर तालाब ये लोग पूरा खा चुके हैं। पूरे 48 वार्डों की सड़कों पे जाइए आप, शहर एक गांव से बदतर है। मैं उस पे आता हूं, मैं आप ही के पास आऊंगा। आखिरी बात, ये सनातन की बात करते हैं। 18% इनने गंगा जल पे जीएसटी लगा दिया। इन लोगों से पूछिए आप। ठीक है, अच्छा इधर जो लोग खड़े हैं प्लीज इधर सामने की तरफ आ जाइए, तो मैं आप लोगों से भी सवाल कर पाऊंगा। इधर आइए, अपनी बात रखना चाहते हैं तो सामने आ जाइए, पीछे रहिएगा तो बात नहीं हो पाएगी। बोलिए, आतंकवाद कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, हिंदुस्तान में जातियों का आतंक चल रहा है। आप देखिए, अनुसूचित जाति के लोगों पर मूत्रकांड होता है, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पर लगातार अत्याचार होता है। हम किस आतंकवाद की बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान में जब प्रधानमंत्री अपनी कमियां छुपाने के लिए हिंदुस्तान में नए नए पाखंड करता है, कहीं वो रविदास मंदिर बनाने की बात कर, उन अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार तो दीजिए, उन्हें रोजगार दीजिए। हाँ बोलिए, खड़े हो जाइए, किसी को सर जी, यहाँ पे राजनीतिक आतंकवाद बड़ा मुद्दा है। एक व्यक्ति को, संजय सिंह जी को, उन्होंने कौन सा अपराध कर दिया था, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। मनीष सिसोदिया जी को जेल भेज दिया जाता है। सत्येंद्र जैन जी को जेल भेज दिया जाता है। यहाँ पे कोई फेसबुक पे लिख दे तो जेल भेज दिया जाता है। ये वैश्विक आतंकवाद का मुद्दा नहीं है। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में राजनीतिक आतंकवाद का जवाब बीजेपी के नेता से लेना चाहूंगा। आप लोग इजराइल वाले आतंकवाद के बहाने यहाँ के आतंकवाद की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ तो राजनीतिक आतंकवाद है। हमारे कांग्रेसी मित्र परेशान हो रहे, परंतु मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूं कि जब जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर
जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं कन्हैया कुमार, वह राहुल गांधी जी की पदयात्रा में साथ चलते हैं। ये किस बात का प्रतीक है, ये पूछा पाए। देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले, नारे लगाने वाले राहुल गांधी की यात्रा में चलते हैं। उस बात से बचने के लिए दूसरी तरफ ले जा रहे हैं सामने वाले। क्यों नहीं करते आप आतंकवाद पे चर्चा? देश के विकास से, आम जनजीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आतंकवाद पर चर्चा क्यों ना हो, ये कह रहे हैं बीजेपी के नेता कि आतंकवाद पर चर्चा क्यों ना हो। जिसने नहीं बोला, हाँ खड़े हो जाइए, बोलिए फटाफट खड़े हो, जिनको बोला हो खड़े हो जाइए अपनी जगह। जम्मू कश्मीर की समस्या हो, चाहे खालिस्तान की समस्या हो, यह सारी समस्याओं का उदय कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुआ। और इन सभी समस्याओं को, चाहे वो 370 धारा हटाने की बात हो, चाहे खालिस्तान के आतंकवादियों को मजबूत करने की बात हो, यह हमारी भारतीय जनता। मोदी जी इजराइल की बहुत बड़ी चिंता कर रहे हैं। इंदिरा जी की वो शहादत याद है आपको? बांग्लादेश जो आतंकवाद का था, उन्होंने बना कर 2 टुकड़े कर दिए थे। इनसे कश्मीर सा नहीं संभल रहा, इजराइल की बात कर रहे हैं। इनसे क्या अपेक्षा रखेंगे आप? खड़े हो जाइए। जी, सिक्योरिटी हमेशा हर देश के लिए बहुत जरूरी है। आतंकवाद हमेशा देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। 2014 के बाद जो डिफेंस में जो हम लोग कर रहे हैं, वो एक इंडिया सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। आज जो इजराइल है और जो आज हमास ने हमला किया, इजराइल भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहा। अगर ऐसे ही हमले होते रहेंगे तो देश बहुत ही बुरी स्थिति में। मतलब सुरक्षा जरूरी है, राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद आपके हिसाब से मुद्दा है। मैं आप लोगों के पास एक क्विक सर्वे करने के लिए आना चाह रहा हूं। आप लोग मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आप लोगों के लिए चुनाव में आतंकवाद मुद्दा होना चाहिए या नहीं? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। आतंकवाद मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा बहुत आवश्यक है। आवश्यक। विकास 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 विकास, रोजगार, विकास विकास, बेरोजगारों के लिए रोजगार और देश के विकास, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अरे भटकाइए मत, सागर के युवा रोजगार मांग रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी नहीं मांग रहे हैं, ये रोजगार मांग रहे हैं। घर घर में प्रत्येक व्यक्ति बेरोजगार बैठा है, उसकी बात करिए। देश में प्रधानमंत्री सुरक्षा कर रहे हैं, वो वहां करेंगे, आप यहाँ की बात करिए। ठीक है, हाँ बोलिए। मुद्दा क्या होना चाहिए? रोजगार, रोजगार 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 मुद्दा होना चाहिए। अरे जब विकलांगों की पेंशन नहीं दिले पा रहा तो क्या कर लोगे तुम, बताओ? है 2 महीने हो गए, पेंशन नहीं मिली, बेचारे कहाँ से काम चला रहे। दिव्यांगों को आप पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। हाँ बोलिए, छोटे में रखिएगा बात। जहां तक बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने 1.25 लाख युवाओं को सीखो कमाओ योजना के तहत अभी अगस्त में रजिस्ट्रेशन हुआ है। 1.25 लाख लोगों, 9.25 लाख लोगों का। तो इनकी सरकार है, 18 साल से इनकी सरकार है। पूरे संविदा कर्मचारी, शिक्षक, पटवारी, सारे लोग परेशान है। और आप जो राहुल गांधी जी की बात भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई कर रहे थे, आज उनने यात्रा की और लद्दाख में उनने आज 26 में से 16 सीटें अभी तत्काल के रिजल्ट है कि वहां जीती है। ये मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी रोजगार दे रहे हैं। हमें ये बताइए, अभी पटवारी परीक्षा निकली थी, बेचारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, कई पास आउट हुए, लेकिन वो भी इनकी राजनीति के चलते हुए वो भी पटवारी परीक्षा निरस्त हो गई। बेरोजगार पटवारी भर्ती में फर्जीवाड़ा होता है। इनसे पूछे भारतीय जनता पार्टी वाले ने, 2008 से सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं निकली। ओवर एज हो गए लड़के, बैठे बैठे सदमे में पागल होने पे आ गए। सागर में कोई रोजगार नहीं। नौजवान जो हैं वो सदमे में पागल हुए जा रहे हैं, ये सज्जन कह रहे हैं जो सामने हैं। रोजगार के फ्रंट पर क्या किया आप लोगों ने? रोजगार के लिए जैसे हमारे एक अभी वक्ता बोल रहे थे कि सीखो कमाओ योजना मुख्यमंत्री ने दी है। पथकर विक्रेताओं को पूरे प्रदेश में कोविड के दौरान उन्होंने बहुत कम ब्याज पे पथकर विक्रेताओं को, ऑटो वालों को, चाय वालों को, ये हमने मूंगफली वालों को, वो जो भी चाट वाले ठेले थे, सब्जी वाले थे, सबको रियायती दरों पे सहायता दी। तो ये रोजगार के उत्थान के लिए किया गया एक मानवीय कदम था। रोजगार के उत्थान के लिए इतना सारा काम हुआ, आप लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है कांग्रेस वालों को? भाषणबाजी से रोजगार नहीं मिलता। माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ भाषणबाजी कर रहे। मात्र 2 माह बचे हुए हैं चुनाव के लिए और आज वो सारी योजनाएं लेके आएंगे। हम युवाओं को रोजगार देंगे। हम लोगों के लिए आप लोग सीखो कमाओ क्या है, ये तो दुनिया जानती भैया। सीखो और कमाओ, ये तो अपन खुद भी कर सकते। इससे कुछ नहीं हो रहा है।
महिलाओं सीखो कमाओ में सरकार की क्या भूमिका होगी? मैं सीखूंगा, मैं कमाने लगूंगा। सरकार जब रोजगार की बात करती है तो उसमें सीखो कमाओ कैसे, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। वही मैं आपसे कह रहा हूं, सीखो कमाओ क्या योजना है? कोई रोजगार देने वाली योजना थोड़ी है। ये तो लोग स्वयं सीखेंगे और कमाएंगे। वो ठीक है, इधर सामने की तरफ आइए और कोई सवाल जो पूछना चाहे तो हाथ उठाइए। आप लोग बोल चुके, पीछे हाथ उठाइए। हाँ, मान लीजिए कांग्रेस के नेता हमारे सुनील भाई जी से एक सवाल है कि 50 साल में कांग्रेस ने राज किया, यहाँ पर क्या विकास हुआ था? आज देखो स्मार्ट सिटी के माध्यम से, माननीय भूपेंद्र भैया के माध्यम से शहर में विकास दिख रहा है। एक कॉरिडोर विकास पुरुष बन गया। शहर में विकास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? जरा हाथ उठा के बोलिए, जिन लोगों को शहर में विकास दिख रहा है। सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनिए पहले, हल्ला मत करिए। विकास दिख रहा हो तो हाथ उठाइए। विकास जिन्हें दिख रहा है हाथ उठाइए। विकास जिन्हें दिख रहा है तो हाथ नीचे कर लीजिए। जिन्हें विकास दिख रहा है जरा हाथ उठाइए, और जिन्हें विकास नहीं दिख रहा वो हाथ उठाइए। जिन लोगों को विकास नहीं दिख रहा जरा हाथ उठा के दिखा दीजिए। पूरे देश भर में लोग अभी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। चलिए बोलिए। हाँ, आप विकास के नाम की बात कर रहे थे हमारे भाई। आप अपने टीवी चैनल के माध्यम से शहर की कुलियों में जाओ, विकास कैसा हो रहा है? जो सीसी सीमेंट की रोड बनी हुई है बहुत सुंदर है, उनके ऊपर डामल जा रहा, और कुलियां जहां गड्ढा ही गड्ढा है वहां एक भी % काम नहीं हुआ है। 1% काम नहीं हो, 1% भी काम नहीं। ये लोग रो रहे हैं, गड्ढा में से गिर रहे हैं, तालाब पीछे। हाँ बताइए, इन्हें जरा बोलने दीजिए, इन्हें चोट भी लगी हुई, आराम से, इनके साथ धक्का मुक्की मत करिएगा। हाँ, आपका कार्यक्रम ठीक है, पर ये कि जो मोहल्ले में काम हो रहा है, जो नगरबाग था उसमें 2.5-3 करोड़ रुपए का काम हो गया। काम दिख नहीं रहा, केवल प्लास्टर लगा है। मोहल्ले में 2.5-3 करोड़ रुपए का काम हो जा रहा है, दिख नहीं रहा, ये कह रहे हैं आप? और पुरानी है वो भ्रष्टाचार कह रहे हैं आप? और ये म्युनिसिपल स्कूल है, इसमें हरि सिंह गौर पढ़े, इसको बंद करने की नौबत आ रही, इसको बनाने की नौबत नहीं आ रही। बंद करने की नौबत आ गई है। अच्छा, मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं, 18 साल में लाडली बहना याद नहीं आ रही? ए साल में आपको 1000 रुपए लाडली बहनों को क्या देने की जरूरत पड़ गई? आप इनके साथ धक्का मुक्की मत करिए। हाँ, आपने 18 साल में लाडली बहनों की याद नहीं की। बेरोजगारी बहुत है सागर में कुछ नहीं हुआ है। कांग्रेस को 54 साल में लाडली बहना याद आई थी क्या? हम लोगों को तो कम से कम आ गई याद। आज विकास की बात कर रहे हैं, सिविल लाइन से तिली तक अड्डा तक सिंगल सड़क थी 54 साल तक। आज हमने जवाब मैं दूंगा। इन्होंने कहा 50 साल कांग्रेस ने राज किया। इनसे पूछिए कि इनके पिता और जिस स्कूल में पढ़े हैं उसकी स्थापना कांग्रेस ने की। आज जहाँ इलाज करा रहे हैं उस हॉस्पिटल की स्थापना कांग्रेस ने की। आज ट्रेन से इधर से उधर जाते हैं। हो गया, बोलिए। सर मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ, जल्दी से, छोटे में। दीपक फाउंडेशन द्वारा टीवी के फर्जी मरीज पैदा किए जा रहे हैं और मुझे सैलरी नहीं दी जा रही। जो इसमें गवाह दे रहे हैं उनको निकाल दिया जा रहा है। इस मामले में आराम से बोलिए अपनी बात, रोइए मत। आप क्या कहना चाह रहे हैं? टीबी की बीमारी पैदा कर रहे दीपक फाउंडेशन बोला, पूरा शासन प्रशासन इसके साथ में है। भोपाल से जांच टीम आई, CMHO ममता तिमोरी मैडम, वर्षा राय, शासन प्रशासन 35 कलेक्टर कमिश्नर को आवेदन दिए गए हैं। गुजरात से संस्था भाजपा द्वारा संचालित की जा रही है और समर्थन दिया जा रहा है। वो मुझे कानूनी रूप में फंसाने का काम किया जा रहा है और फर्जी जो काम कर रहे हैं उनके परिवार आज नौकरी कर रहे हैं। जो फर्जी काम कर रहे हैं उन्हीं के परिवार वाले नौकरी कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 54 साल से विकास नहीं हुआ। विकास तो बहुत हो रहा था। जैसे आदमी अपना घर चलाता है वो अपने मेंटेनेंस से चलाता है, ताकि कर्ज लेके नहीं चलाता है। कर्ज लेगा तो फिर ब्याज तो देना पड़े। बोलना क्या चाहते हैं, जल्दी बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं कि देश और प्रदेश के ऊपर कर्ज नहीं होना चाहिए और महंगाई कम होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, ये सभी नेताओं के लिए है। जो भी नेता रेवड़ियां बांटते हैं इस बात का थोड़ा ख्याल रखा करिए कि सरकारी खजाने के साथ समझौता ना हो। ये बिल्कुल सच बात है कि जिस हिसाब से सरकार पैसे देती है लेकिन व्यवस्थित तरीके से कहीं कोई लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। ये जनता के लिए पैसे आना चाहिए। जहां तक अभी एक गड्ढे की बात, तो सड़कों की बात की थी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्लानिंग के साथ यदि कोई काम होगा तो वह काम दिखेगा, और बगैर प्लानिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताइए। मुझे तो लगता है कि कई जगह नहीं हो रहा है। कई जगह नहीं हो रहा है। हाँ। मैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात रखता हूं, लेकिन ना तो जनप्रतिनिधियों पर ना अधिकारियों पर जोर रहे। कौन बोलना चाह रहा, बोलिए। हाँ। जल्दी जल्दी, समय नहीं है सर, सोचिएगा तो। तालाब का जीर्णोद्धार और कॉरिडोर बनाया गया है। मैं कहना चाहता हूँ अबे परमिशन वो चल रहे हैं अपने पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष में लोग गंदा पानी है उसमें से तर्पण कर रहे हैं। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ
कल हम लोग आयुक्त महोदय के पास भी गए थे, तो उनसे हम लोग ने रिक्वेस्ट की थी कि उसकी सफाई की जाए, उसमें जल सफाई नहीं हुई उसमें अभी तक। सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कौन बनेगा मुख्यमंत्री जैसा एक बेहतरीन कार्यक्रम कर लोगों की जो अंदर छुपी हुई भावनाएं बाहर लाने का काम किया, और निश्चित रूप से यह बहुत ही निष्पक्ष और ईमानदारी पूर्ण एबीपी न्यूज काम कर रहा है, क्योंकि अधिकांश चैनल आज तक प्रायोजित कार्यक्रम कर रहे हैं। इस चैनल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुद्दे पे आइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री का चयन तो विधायक करेंगे, लेकिन जनता इस समय निश्चित रूप से बदलाव के मूड में दिखाई दे रही है। अच्छा, मुझे जरा फटाफट बताइए कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यही मैं पूछ लेता हूँ। यहाँ से शुरू करूँ क्या? कौन बनेगा मुख्यमंत्री आपके हिसाब से? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? खुल के बोलिए भाई, शर्मा क्यों रहे? योजनाएं बंद कर दी जाएं, ओनली सिर्फ अपनी यहाँ पे कोई बेरोजगार जो व्यक्ति पूरे दिख रहे हैं उनके लिए यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्रियां लगाई जाएं। कोई मंदिर या कोई मस्जिद बनाने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कोई नया चेहरा इस बार दिखाई देगा। कहाँ से? किसकी तरफ से? बीजेपी की तरफ से। मतलब शिवराज जी ने काम किया होगा ना भाई? नहीं किया है? शिवराज जी ने सिर्फ घोषणाएं की, उस पर क्रियान्वयन कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी बीजेपी की सरकार बनेगी? लेकिन शिवराज मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये बड़ी अजीब सी बात बता रहे हैं। हाँ बोलिए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बोलिए भाई, मुख्यमंत्री कौन बनेगा बताइए तो सही। अरे आप बोलिए, बोलने में क्यों घबरा रहे हैं भाई? लाइव टेलीकास्ट है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जिसके पास पैसा होगा उसको मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, बहुत बड़ा तंज है भारतीय राजनीति पर ये, जिसके पास पैसा होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। सरकार नहीं बनेगी तो पैसों से खरीद ली जाएगी। सरकार नहीं बनेगी तो पैसों से खरीद ली जाएगी। हाँ। हम ये बोलते आप तो वहाँ पे थे सर अभी। हम तीन बातें हैं। ये पुरानी स्कूल है 100 साल से ऊपर, ये इसको माल बनाने वाले हैं और वो। अच्छा। तो ये नहीं हो, इसमें सब बड़े बड़े लोग पड़े हैं। अच्छा। और आइए आइए, आप मेरे साथ आइए, धीरे धीरे आप चल पाएंगे, मुझे पता है। जरा इनको रास्ता दीजिए, जो इनकी पीड़ा को आप समझिए। ये पुराना स्कूल है, ये इधर दाहिनी तरफ जो है मंच के, कह रहे हैं कि ये स्कूल जो है, ऐसा कुछ है क्या सर कि मॉल बनना यहाँ पर प्रस्तावित है? इनका कहना है कि बड़े बड़े लोग पढ़े, यहाँ स्कूल ही रहे तो बेहतर है। आपको बता देना चाहते हैं कि यह पूरा व्यवसायिक इलाका है, व्यापारियों का यहाँ व्यापार इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है। तो हमने यह पूरे डाइंग कैडर में पद चले गए हैं, पंडित जी जब से गए हैं उस बात के बाद ना स्टूडेंट हैं ना पदों का सृजन होता है। बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं डाइंग कैडर में। डाइंग कैडर जब स्कूल में बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब है सर? क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं दे रहे आप, न टीचर दे रहे हैं न कुछ दे रहे। अच्छा, ये नॉर्मल स्कूल है रॉबर्ट। यहाँ कोई सुविधा नहीं दी जा रही है? है ही नहीं, टीचर्स नहीं है। टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। अच्छा, तो आप कहाँ करेंगे? अच्छा, थोड़ा पंडित जी आप हमारे आदरणीय हैं, शिक्षक हैं, आपने हम सब लोगों को शिक्षा दी है। एक मिनट बोल लेने थे आप। पीड़ा समझिए, शिक्षक हैं, चाहते हैं स्कूल चले। पीड़ा नहीं, हम भी यहीं के हैं और पूरा व्यवहारिक ज्ञान है, आपको कम शब्दों में बताए दे रहे हैं। यहाँ पे आप आके देखें, रात में दारू का अड्डा रहता पूरे में, तब ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तो प्रशासन के लिए फेल्योर है ना सर? फिर तो ये फेल्योर नहीं है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पार्किंग की दिक्कत थी, पार्किंग की दिक्कत पूरे शहर में थी, तो हजारों लोगों की यहाँ पे पार्किंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, शॉपिंग पे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। समझ गया। आप बताइए इधर से कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अरे अपनी भावनाएं तो बताओ भाई, आप लोग बताने में क्यों हिचकिचा रहे हो? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कमलनाथ जी बने। कमलनाथ जी बनेंगे। कमलनाथ जी बने। कमलनाथ, कांग्रेस कमलनाथ। शिवराज जी बनेंगे 100%। शिवराज जी खुद पूछ रहे हैं लोगों, शिवराज जी खुद पूछ रहे हैं लोगों से चुनाव लड़ूं कि ना लड़ूं। आप देख लेना, शिवराज सरकार ही आएगी दोबारा। छोटे में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? शिवराज सरकार। भैया पागल हो गया है, विकास पागल हो गया है। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री आम आदमी होगा। आम आदमी होगा मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी यहाँ जीत जाएगी, मुख्यमंत्री बना लेगी। बिल्कुल जीतेगी मुख्यमंत्री। 200 सीट जी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आम आदमी बनेगा मुख्यमंत्री। कमलनाथ जी। थर्ड फ्रंट की सरकार। मुख्यमंत्री के लिए अभी तक प्रदेश में किसका नाम आया है? और किसी का नाम है कमलनाथ के अलावा? क्या शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं तो अभी बीजेपी से? अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? उनके पास कोई नेता नहीं है। बीजेपी के पास कोई नेता नहीं बीजेपी के पास। तो डिक्लेयर करते। बताइए। कमलनाथ जी। हाँ बताइए भैया, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जो देश की बात करेगा, देश के विकास की बात करेगा, जनता के हित की बात करेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। राज्य की बात हो रही है ना, विधानसभा चुनाव, देश की बात कर रहे हैं।
तो मैं सभी की बात करूं, सभी की। मेरे हिसाब से श्री गोपाल भार्गव जी को सीएम बनना चाहिए। जो यहाँ पर मंत्री हैं अभी, गोपाल भार्गव जी जो यहाँ से मंत्री हैं, वो सीएम बन जाएंगे अब। अच्छा, जय कमलनाथ। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? शिवराज मामा और सागर विधायक श्री शैलेंद्र जैन। दो आदमी थोड़ी बनेंगे मुख्यमंत्री, एक नहीं विधायक। अच्छा, जिसको अरे जल्दी जल्दी बोलिए, इतना सोच के बनेगा मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह। हाँ बोलिए, कौन बनेगा? शिवराज। हाँ जी, शिवराज भी बनेंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कमलनाथ जी। कमलनाथ बताइए। जिसने भी सागर का और प्रदेश का विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। कौन बनेगा? कमल का फूल। कमल का फूल, वो तो फूल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। शिवराज सिंह। श्रीमान, वर्तमान में जो देखा जाए तो कमलनाथ ही योग है और कमलनाथ ही बनेंगे। कमलनाथ बनेंगे, बिकाऊओं को भगाएंगे। हमें दिग्विजय सिंह जैसी सरकार नहीं चाहिए जिसने 10 साल पूरे प्रदेश का विकास बंद किया।